नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। रोज अभय दुबे जी के संग शो करता हूं, आपको बड़ा पसंद आता है। मैंने अभय दुबे जी से याद दिलाया, उनको पूछा 100 जूते और 100 प्याज वाली कहानी। एक आदमी को सजा मिली, राजा के दरबार में गया। राजा ने कहा, बताओ दंड में 100 कोड़े खाओगे, 100 जूते खाओगे, 100 प्याज। उसने कहा, जूता कोड़ा कौन खाए? बोले, महाराज। राजा जी, जय हो, प्याज खा लूंगा। 5 प्याज खा पाया, आंखों से आंसू आने लगे। बोले, खाया नहीं जाएगा, जूते मार लीजिए आप। जहाँ 5 जूते, बोले, रुकिए रुकिए, प्याज खा ले रहा हूँ। आखिर में उसने 100 जूते भी खाए और 100 प्याज भी खाए। इस कहानी का संदर्भ मैंने अभय दुबे जी के साथ इसलिए लिया कि मणिपुर 2 साल से हिंसा की चपेट में था। सरकार बचाने के लिए वहां के मुख्यमंत्री जितना घिनौना काम हो सकता था सब कर रहे थे। महिलाओं के नग्न जुलूस हमने देखे, हत्याओं की बाढ़ हमने देखी, लेकिन सरकार बचा नहीं पाए, राष्ट्रपति शासन लग गया। भारतीय जनता पार्टी इसके जरिए पूर्वोत्तर में क्या खेल खेलना चाह रही थी और संघ की इसमें क्या भूमिका थी, अभय दुबे जी ने विस्तार से बताया। संघ के शीश महल, वो फोटो देखी होगी आपने, जो संघ की दिल्ली में एक 7 स्टार बिल्डिंग बनी है उसमें। और अभय दुबे जी ने कहा कि आजकल संघ के जो संगठन मंत्री होते थे भाई साहब कहलाने लगे हैं, कि भाई साहब के कारनामे क्या। मैंने उनको याद दिलाया कि लखनऊ में एक बड़ी कंपनी है पिंटेल, उसके जो कर्ता धर्ता हैं उनके सी बड़े अफसरों से ताल्लुकात बड़े अच्छे रहते हैं। चाहे डीजीपी हो, चीफ सेक्रेटरी हो, दावा कर उनके चमचे दावा करते हैं कि हमारे वाले साहब के संबंध तो सब अफसरों से हैं। दिल्ली में हम बड़ा साम्राज्य चलाते हैं और वहां पार्टी देते हैं। लेकिन वो उनके भी संबंध एक संगठन मंत्री से थे। इनकम टैक्स का छापा पड़ा, सैकड़ों करोड़ की संपत्ति जब्त कर ली गई। ये बात अलग है, जैसे छापा मारा उसका भाई साहब ने ट्रांसफर करा दिया, लोग कहते हैं। तो इस तरह के जो संघ के भाई साहब हैं उनकी देश में क्या भूमिका है, इस पर भी हमने विस्तार से बातचीत की। रोचक बातचीत है, पूरी बातचीत सुनिएगा। पहले चैनल को सब्सक्राइब और ज्वाइन कर लीजिएगा, अपना प्यार बनाए रखिएगा। चलते हैं हम लोग सीधे अभय दुबे जी के पास। 4PM न्यूज नेटवर्क में स्वागत है अभय दुबे जी आपका। एक किस्सा है 100 जूते और 100 प्याज वाला। आदमी ने 100 जूते भी खाए और 100 प्याज भी खाए। कुछ कुछ मणिपुर में ये सब देखने को मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने मणिपुर को लेकर जिस तरह की बदनामी झेली, तो 2 साल होने को आ गए, जिस तरह हिंसा का, नग्नता का बर्बर नाच हुआ, भाजपा को आखिर में अपने मुख्यमंत्री को हटाना पड़ा। एक बड़ा कारण हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रहे वहां सिद्धार्थ मृदुल जी का भी है। उन्होंने मेरे इंटरव्यू में बाकायदा ये कहा कि मैं मणिपुर का चीफ जस्टिस था और मेरे घर के बाहर 1.5 घंटे तक गोलियां चलती रहीं। उन्होंने मुझसे ये भी कहा कि 8,000 खतरनाक खतरनाक हथियार मणिपुर में गायब है और लोगों का शक है कि ये शायद पुलिस के पास, पुलिस के सहयोग से आतंकवादियों के पास पहुंच गए हैं। इस तरह के गंभीर गंभीर बात है, क्योंकि हाईकोर्ट का जो इंसान चीफ जस्टिस रहा है उसके पास तमाम एविडेंस होती है, तमाम चीजें होती हैं। उसके बाद और हंगामा हुआ, सीएम का इस्तीफा हुआ, लेकिन अब अंततः मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगाना ही पड़ गया। क्या लगता है आपको कि क्या बीजेपी इस फजीयत से बच सकती थी? बीजेपी इस फजीयत से इसलिए नहीं बच सकती थी क्योंकि मणिपुर की स्थिति बीजेपी की बनाई हुई है। बीजेपी और भी ज्यादा मैं इसको ठीक से कहूं तो मैं कहूंगा ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बनाई हुई है। मणिपुर के सवाल पर बीजेपी पूरी तरीके से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा थमाए गए एजेंडे पर काम कर रही थी। इस मामले में संघ में और भाजपा के बीच में कोई मतभेद नहीं था। संघ जिस तरह चाहता था, भाजपा ने मणिपुर की स्थिति को उसी प्रकार से निपटने की कोशिश की और उसका नतीजा हम लोगों के सामने है। सवाल यह है कि एन वीरेन सिंह का इस्तीफा क्यों हुआ। मेरा मानना है कि इसमें ट्रिगर पॉइंट का काम किया उस वीडियो ने, जो कि वायरल हो गया, लीक हो गया वीडियो। आपको उस वीडियो के बारे में पता होगा। जो दो कुकी संगठनों ने उस वीडियो को लीक किया। उस वीडियो में जो आवाज सुनी जा सकती है वो साफ तौर पर एन वीरेन सिंह की, मुख्यमंत्री की आवाज है, जिसमें वो स्वीकार कर रहे हैं कि कुकियों के खिलाफ मैतेइयों की हिंसा के का आदेश एक तरह से प्रोत्साहन उन्हीं का दिया हुआ है। बिल्कुल स्पष्ट रूप से निकल के आ गया। इसके बाद में ये तकरीबन असंभव हो गया था कि वो मुख्यमंत्री बने रहते। अगर वो वीडियो लीक नहीं होता तो अभी और भी ज्यादा उनको मुख्यमंत्री पद पर बनाए रखा जाता। आप सोच सकते हैं कि अगर ये घटना नहीं होती तो भारतीय जनता पार्टी उन्हें मुख्यमंत्री बनाए रखने पर आमादा थी। पूरी तरीके से मैतेइयों का बीरेन सिंह ने फौजीकरण कर दिया था। एक जमाने में इम्फाल घाटी जो है वो वैष्णवों की घाटी मानी जाती थी और वैष्णव हिंसा के प्रति अपने निषेध के लिए और हिंसा से दूर रहने के लिए मशहूर होते हैं। उनकी ख्याति ये होती है
कि वो कोई हिंसा समर्थक नहीं होते। उनका तो तर्क यह है कि जो गांधी जी का भजन था कि वैष्णव जन ते तैने का ये पीर पड़ाई जाने दे, जो दूसरे के दर्द को समझता है वही तो वैष्णव जन होता है। यहाँ पर वैष्णव जन जो है वो दूसरे के खिलाफ हिंसा कर रहा है। मणिपुर इम्फाल घाटी के मैतेइयों को उनकी वैष्णव संस्कृति से निकालकर हिंसक संस्कृति में ले जाने का काम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और हिंदुत्व की विचारधारा ने किया। और इसी तरह का काम अगर उनका बस चले तो पूरे उत्तर पूर्व में करेंगे, पूरे नॉर्थ ईस्ट में करेंगे। और वहां उनके इस काम को यहाँ एन वीरेंद्र सिंह अगर इस काम को कराने के एजेंट थे, तो वहां पर उस काम को कराने का एजेंट और पूरी डिजाइन जो है वो हेमंत बिश्व शर्मा के जरिए तैयार की जाएगी। देखिए, पूरा नॉर्थ ईस्ट के बारे में संघ का जो परिप्रेक्ष्य है वो अलग तरीके का परिप्रेक्ष्य है। संघ ये मानता है कि कांग्रेस ने नॉर्थ ईस्ट की जो समस्याएं हैं, उत्तर पूर्व की समस्याएं हैं, इसको ठीक से कांग्रेस नहीं निपटी। कांग्रेस के निपटने के तरीके से वहां पर जो अल्पसंख्यक समुदाय हैं, जो हिंदू नहीं है, जैसे मुसलमान अल्पसंख्यक समुदाय असम के संदर्भ में, ईसाई अल्पसंख्यक समुदाय मणिपुर के संदर्भ में, जो अल्पसंख्यक समुदाय हैं उनको उससे प्रोत्साहन प्राप्त हुआ और हिंदू उससे कमजोर हुए। ये संघ परिवार की अपनी समझ है उस पूरे मसले की। इसलिए वो मणिपुर को एक उदाहरण के तौर पर एक मिसाल बनाना देना चाहते थे कि यहाँ पे किसी भी कीमत पर कुकियों की बात नहीं मानी जाएगी, चाहे उनके खिलाफ उनको सबक सिखाया जाएगा, उनको फिट कर दिया जाएगा, उनको कोने में धकेल दिया जाएगा, उनको इस तरह का पाठ पढ़ाया जाएगा कि सब पूरे उत्तर पूर्व के जो है वो अल्पसंख्यक समुदाय याद रखें। इस दृष्टिकोण के साथ में मणिपुर को आग में झोंका गया। उस झोंकने में संघ परिवार और भारतीय जनता पार्टी, ये तीनों एक साथ जिम्मेदार हैं। और इस सब को काम को करने में एन वीरेंद्र सिंह और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, ये दोनों समान रूप से जिम्मेदार हैं, समान रूप से इसमें लिप्त थे। ये लोग ये देखिए, ये किसी भी इस बात को पहले भी मैं 4 PM के मंच पे कह चुका हूं, जो बात मैं कह रहा हूं इसी जोरदारी के साथ मैंने इस बात को पहले भी कहा था। मेरा मानना है कि मणिपुर के मसले की अगर ठीक से जांच की जाए और उसकी रिपोर्ट अगर तैयार की जाए, इस पूरे हिंसक टकराव की रिपोर्ट तैयार की जाए, तो उसमें सारी बातें निकलकर स्पष्ट रूप से आ जाएंगी। ठीक है, आपने आरएसएस का जिक्र किया, तो आपने दिल्ली में आप रहते हैं, आपने देखा वो 7 स्टार आरएसएस का ऑफिस। अब तो बीजेपी के ऑफिस देश में हर जगह जगह बने थे। अब तो आरएसएस ने सोचा नहीं होगा कि दिल्ली में इतना 7 स्टार होटल टाइप का ऑफिस बन गया है। क्या लगता है इतने बड़े सुविधा सत्ता में बीजेपी की सत्ता में आने के बाद केवल इसी बात का एक तखमीना लगाया जाए, जांच की जाए कि भारतीय जनता पार्टी और संघ परिवार के संगठनों ने कौन कौन सी संपत्तियां अर्जित की हैं, उनके पास कितनी बिल्डिंगें हैं इस वक्त, उन बिल्डिंगों के इंटीरियर के ऊपर कितना रुपया खर्च हुआ है, बिल्डिंगें बनवाने पे कितना रुपया खर्च हुआ है, और सत्ता में आने से पहले ये लोग किन बिल्डिंगों में रहते थे, किन बिल्डिंगों में इनके दफ्तर थे। केवल इसी की एक रिपोर्टिंग हो जाए, इसी की जांच हो जाए, तो सारा देश हक्का बक्का हो जाएगा। ये अरविंद केजरीवाल के मुख्यमंत्री आवास को शीश महल कह के इन लोगों ने इतना प्रचार किया। इन लोगों ने कितने शीश महल बनवाए हैं इस पूरे देश में, इस बात का ये बात भी लोगों के सामने आनी चाहिए। लेकिन जांच कौन कराएगा? ये तो पत्रकारों की जिम्मेदारी है, ये तो सोशल मीडिया की जिम्मेदारी है, ये विपक्षी दलों की भी जिम्मेदारी है कि वो इन तथ्यों को लोग सामने लाएं। मतलब आपका कहना है कि देखिए, सारे विपक्षी दलों को भारतीय जनता पार्टी भ्रष्ट कहती है। नरेंद्र मोदी कहते हैं सारे विपक्षी दल भ्रष्ट हैं। विपक्षी दलों को बुरा लगना बंद हो गया है इस बात का। हाँ, ये तो कहती है। हाँ, अब विपक्षी दल इसके जवाब में भारतीय जनता पार्टी ने जितने बड़े पैमाने पर अपने दफ्तरों को बनवाने में और संघ परिवार के जो संगठन है उनके दफ्तरों को, आलीशान दफ्तरों को बनवाने में जो रुपया खर्च हुआ है, कम से कम उन सब दफ्तरों की एक तस्वीर जारी कर दी जाए। ठीक बात भाई, है। मैं एक बार संस्कार भारती के दफ्तर में गया, कई साल पहले की बात है, नई सत्ता में आए थे उस वक्त, और मुझे जो बात करनी थी मैंने वहां जाके की। उसके कुछ वर्ष बाद मेरे पास फोन आया कि आप जरा, हमारा दफ्तर आईटीओ पे आ गया है, और उसमें अब उनका जो दफ्तर है वो बिल्कुल स्टेट ऑफ आर्ट है। वो तो वहां पे हैबिटेट की बिल्डिंग की तरह उसको देख रहे हैं कि हम लोगों को बुलाएंगे, वो हमारे यहाँ सेमिनार रूम है, हमारे यहाँ कॉन्फ्रेंस रूम है, लोग वहां पे करेंगे। आप सोचिए,
वो एक छोटे से मध्यवर्गीय फ्लैट में दफ्तर था, जहां पर है एक छोटी सी कटोरी में 2 ग्लूकोज के बिस्कुट पार्ले के रखे हुए और एक केवल कप में, पुराने से कप में चाय पिलाई गई मुझे। और अब आप उनके दफ्तर को देखिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि संगठनों के पास अच्छे दफ्तर नहीं होने चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि संगठनों को तमाम सारी जो सुविधाएं हैं वो संगठनों को नहीं मिलनी चाहिए। सवाल ये नहीं है। सवाल ये है कि अभी थोड़े दिन पहले तक आपकी हालत क्या थी और अचानक आपकी हालत में ये मोहर कौड़ी का अंतर कैसे हो गया? ये गलत तरीके से हुआ हो, सही तरीके से किया हुआ हो, भ्रष्ट तरीके से हुआ हो, ईमानदार तरीके से हुआ हो, किसी भी तरीके से हुआ हो, ये काम इसका पूरा ब्यौरा लोगों के सामने आना चाहिए। ये स्पष्ट मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सब भ्रष्टाचार के जरिए हुआ। ये तो सब प्रमाण मिलेंगे तो ये बात कही जाएगी। सवाल ये है कि भ्रष्टाचार के जरिए हुआ हो या ईमानदाराना तौर तरीकों से हुआ हो, ये बात लोगों के सामने आना चाहिए कि सत्ता का चमत्कार क्या है। ठीक बात है, सत्ता कैसे जादू कर देती है। हाँ, ये जादू कैसे हुआ? अच्छा, संघ तो अपने आप को ईमानदार अटल बिहारी कहता है, वाजपेयी भी 6 साल तक सत्ता में रहे थे, तब ये जादू नहीं हो पाया था। हाँ, भाई मोदी जी ने कर अटल दिया। बिहारी वाजपेयी 6 साल तक सत्ता में रहे, ये इनको 10 साल हुए, 4 ही साल का तो फर्क है। ये फर्क सही केवल बात है। 4 साल का ही तो है ना। ऐसा तो है नहीं कि ये 25 साल से सत्ता में हो या ठीक बात 50 साल सत्ता, ऐसी बात तो नहीं है। 4 साल तो है। और ये फर्क 3-4 पिछले दूसरा कार्यकाल जब शुरू हुआ नरेंद्र मोदी का, तब से ये सारे के सारे अंतर आने शुरू हुए। संघ अपने आप को ईमानदार कहता है, खुद बता देना चाहिए उसको कि उसके पास कहाँ से पैसा आया, इतनी करोड़ों बिल्कुल अरबों रुपए बिल्कुल, की। ये पैसा कहां से आया है? संघ संघ के तो संघ के स्वयंसेवक, उनके कार्यकर्ता, प्रचारक, मैं निश्चित रूप से मानता हूं, मैं विचारधारात्मक रूप से हम लोग अलग हों या क्या हों, लेकिन वो लोग सादगी पूर्ण जीवन ही व्यतीत करते रहे हैं। एक झोलाधारी जो कार्यकर्ता की छवि होती है, वो ही संघ के प्रचारक की छवि है। वो उनको एक वैभवपूर्ण, विलासितापूर्ण जीवन और आलीशान भवनों में, आलीशान दफ्तरों में रहते हुए मैंने कभी नहीं देखा। अब देखेंगे। लेकिन वो परिस्थिति काफी बदल गई है। देखिए, मुझे अच्छी तरीके से याद है कि जब इन्होंने 4 जून को बहुमत खोया, तो बहुत बड़ा जूतम पेजार शुरू हुआ, बहुत बड़ा लत्याव शुरू हुआ। उसमें मोहन भागवत ने, इंद्रेश कुमार ने, रतन शारदा ने अपने लेखों और वक्तव्यों के जरिए नरेंद्र मोदी पे बहुत छीटाकशी की। इसमें कोई शक की बात नहीं। अच्छा, तो मुझे लगा कि ये छीटाकशी एक मुकाम तक पहुंचाएगी इस पूरी बहस को। तो जिस वक्त मैं ये उम्मीदें कर रहा था, तब तक संघ के एक ऑब्जर्वर ने, जो कि संघ के भीतर भी काम करते रहे हैं, उन्होंने मुझसे कहा कि अभय जी, आप बहुत ज्यादा उम्मीदें कर रहे हैं। हम लोग एक चैनल के लिफ्ट से बाहर निकल रहे थे, तो उन्होंने कहा, बहुत ज्यादा उम्मीदें कर रहे हैं। हमने क्यों? कि अरे इतने पिछले 3-4 साल में बड़ी मलाई काटी है इन लोगों ने, इससे ज्यादा नहीं आगे बढ़ पाएंगे, ये छींटाकशी तक ही रह जाएंगे। अब वो बात बदल चुकी है, वो बात नहीं रही। बहुत मलाई खाई है इन लोगों ने। सत्ता की मलाई में ये लोग बिल्कुल चिकने हो चुके हैं। वही हुआ भी। छीना-ईटागरी सब बंद हो चुकी है। अब बिल्कुल दोस्ताना है, कोई आपस में मतभेद नहीं रहे, कतई कुछ नहीं। बस 2-3 बातें कही गई थी शुरू में, इसके बाद कुछ नहीं है, सब चल रहा है। सब चीज चिकनी है और फिसल रही है। सही बात है। और वो जमाना चला गया जब संघ के प्रचारक बिल्कुल सादा रहते थे, राजदूत मोटरसाइकिल से चलते थे। अब तो मैं आपको बताऊं कि संघ के जो संगठन मंत्री जाते हैं राज्यों में काम करने के लिए, जहाँ सरकारें होती हैं, सबसे पावरफुल केंद्र हो जाता है वो ठेकेदारों का, अफसरों का, बिचौलियों का। मैं उत्तर प्रदेश की बात बता दूं। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी एक संगठन मंत्री, एक पिंटेल कंपनी है यहाँ पे। बताया जाता है कि ना जाने कितने अफसरों की उसमें बेनामी संपत्ति लगी हुई है। साहे साहब एक हैं, उनके अफसरों से बड़े अच्छे रिश्ते रहे हैं और उनके उस भाजपा संगठन मंत्री से अब रहे हो नहीं है, लेकिन साहे के समर्थक जो लोग हैं वो बताते हैं कि भाई संगठन मंत्री के जरिए बड़ी कृपा मिली। उसके बाद इनकम टैक्स की रेड पड़ी अभय जी, सैकड़ों करोड़ रुपए की संपत्ति तो इनकम टैक्स ने सीज कर दी उसी पिंटेल कंपनी की लखनऊ में। जांच आगे बढ़ पाती तो जिसने रेड करी 24 घंटे के अंदर उस अफसर का तबादला करके बड़ी महत्वहीन विभाग जगह पे भेज दिएगा, केरल या कहीं और ऐसी जगह पे। इनकम टैक्स का वो शायद कमिश्नर था, ज्वाइंट कमिश्नर जो भी था। तो आप सोचो कि अगर कोई बिल्डर, एक बदनाम बिल्डर, जिनकी मैं बात बता रहा हूँ, रिलायंस कंपनी में छोटी सी नौकरी किया करते थे, आज वो सैकड़ों करोड़ के मालिक हैं। आजकल वो दिल्ली की सत्ता के केंद्र हैं, बनारस में बड़े सक्रिय भूमिका और बीजेपी के संगठन मंत्री का नाम आना उनके साथ में। इनकम टैक्स की वो सैकड़ों करोड़ की जमीन कब्जे आना, जांच सब ठप हो गई
क्योंकि बीजेपी के संगठन मंत्री का नाम आ गया। संगठन मंत्री मतलब आरएसएस से गए संगठन मंत्री। तो आप सोचिए कितने ताकतवर हो गए हैं संघ के जो संगठन मंत्री हैं, ये इसलिए चाहते हैं कि बीजेपी का काम करेंगे, वो दरअसल अब ठेकेदारों का, दलालों का और बिचौलियों का काम करने लगे हैं। तो सवाल ना कहीं न कहीं तो फिर संघ पे खड़े होंगे ही ना, कब तक संघ बचेगा? देखिए, ऐसे ये जो सवाल। ताकतवर जिस शख्सियत को आप ताकतवर कह रहे हैं, दिल्ली में जानते हैं इस शख्सियत का नाम क्या है? भाई साहब। भाई साहब। ये दिल्ली में भाई साहब लोग हैं, सारे के सारे लोग। भाई साहब लोग सब जगह तय हैं। नौकरी पानी हो तो भाई साहब लोगों के पास जाओ, काम करवाना हो तो भाई साहब लोगों के पास जाओ। इनमें से बहुत सारे भाई साहब लोग सरकार में काम करते हैं, बाकायदा आधिकारिक रूप से नियुक्त हैं। हुँ। केंद्र सरकार में बहुत बड़े पैमाने पर भाई साहब लोग आधिकारिक रूप से नियुक्त हैं। राज्य सरकारों में बहुत बड़े पैमाने पर भाई साहब लोग आधिकारिक रूप से नियुक्त हैं। भाई साहब लोग तय करते हैं कि आप यूनिवर्सिटी के शिक्षक बन पाएंगे कि नहीं बन पाएंगे। भाई साहब लोग तय करते हैं कि आप वाइस चांसलर बनेंगे कि नहीं बनेंगे। अगर कोई आदमी रिटायर हो रहा है तो भाई साहब लोग उसके रिहेबिलिटेशन के, उसके पुनर्वास के लिए तय करेंगे कि उसको वाइस चांसलर बनवाएंगे, क्या बनवाएंगे, कहीं का डायरेक्टर बनवाएंगे, क्या करवाएंगे उसको। सब कुछ भाई साहब लोग तय करते हैं। भाई साहब भाई लोग बड़े साहब लोगों इम्पोर्टेंट। का दूसरे तमाम संदर्भों में भी नाम लिया जाता है। बड़े-बड़े महत्वपूर्ण हो गए भाई साहब लोग। ठीक भाई बात है, साहब लोग, संघ की कार्यशैली। ये एक चलते नई हैं शख्सियत उभरी है भाई साहब की। नई पहले भाई शख्सियत है। साहब नहीं होते थे। हाँ, अब सबके भाई साहब जो हैं वो सब कुछ सर्वे-सर्वा हो गए हैं। दूसरी खबर की तरफ चलते हैं। महाविकास अघाड़ी गठबंधन में भी कुछ-कुछ ठीक नहीं चल रहा, महाराष्ट्र की राजनीति में भी बड़ा पेच चल रहा है। आदित्य ठाकरे मिले दिल्ली में आए, वो राहुल गांधी से मिले, वो केजरीवाल से मिले, लेकिन शरद पवार से नहीं मिले। उद्धव गुट जो है वो बहुत नाराज है कि एक कार्यक्रम में शरद पवार ने शिंदे का सम्मान कर दिया। महाराष्ट्र की राजनीति बहुत तेजी से पलटा खा रही है। ये माना जा रहा है कि शिंदे, शरद पवार, उद्धव ठाकरे के कुछ सांसद टूट के एक नया गुट बना सकते हैं। अमित शाह तो चाहते हैं कि सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक वो चाहते हैं कि शिंदे फिर सीएम बन जाए, फडणवीस दिल्ली आ जाए, केंद्रीय मंत्री बन जाए। ये जो इंडिया गठबंधन में ये जो खेल चल रहा है शरद पवार को किनारे करने का, इसका अंजाम क्या होगा? देखिए, इसकी पेचीदगियां बहुत ज्यादा हैं। इसमें हुँ, चीजें इतनी साफ नहीं है कि उसको हम तुरंत पहली नजर में देख के उसकी समीक्षा कर दें, उसका विश्लेषण कर दें। हुँ, अब इसमें अगर मान लीजिए अमित शाह ये चाहते हैं कि फडणवीस को मुख्यमंत्री पद से हटाकर केंद्र में कुछ मंत्री पद वगैरह दिया जाए, और शिंदे को फिर से मुख्यमंत्री बनाया जाए, अगर अमित शाह की ये चाल है या उनकी ये डिजाइन है अमित शाह की, है ना, तो वो अपनी चाल और डिजाइन को कैसे जमीन पे उतारेंगे, ये एक बहुत बड़ा मसला है। अब इसमें हुँ, फडणवीस कोई हाथ में हाथ रख के थोड़ा बैठे रहेंगे, हुँ। क्योंकि ये तो अगर अमित शाह अभी चाहते, इसका मतलब पहले भी ये चाहते रहे होंगे। हम हाँ, लोग बिल्कुल जानते हैं कि वो चाहते रहे थे, तो उस हुँ, वक्त तो उसको लागू नहीं कर पाए। हुँ, यहाँ तक उन्हें चुनाव प्रचार के दौरान कहना पड़ा कि फडणवीस ही बनेंगे मुख्यमंत्री, अमित शाह को भी कहना पड़ा। हुँ, मोदी ने भी कहा और अमित शाह ने भी कहा, दोनों ने ये कहा। हुँ, तो ये तो उनकी तरफ से तो ये बात है। और जहां तक इधर इनका महाविकास अघाड़ी का सवाल है, आप इस बात को जरा सोचिए कि अजीत पवार जो हैं आदित्य ठाकरे को या उद्धव ठाकरे को अपने किसी कार्यक्रम में निमंत्रित करें, तो उसके दो प्रतिक्रियाएं होंगी। एक तो कहें भाई हम आपके कार्यक्रम में नहीं आते, अजीत पवार। एक हो सकती है कि वो चले जाएं उनके कार्यक्रम में। हुँ, अगर वो उनके कार्यक्रम में चले जाएं तो इस पर शरद पवार बुरा मान जाए कि तुम उनके कार्यक्रम में क्यों गए। बिल्कुल मान जाएँगे। हाँ, तो अब ये जो पूरी परिस्थिति है ना, ये परिस्थिति कुछ अजीब सी है। मैं तो उद्धव ठाकरे की शिवसेना है, उसकी इस प्रतिक्रिया को बहुत मतलब बहुत सही नहीं मानता। भाई एक उप मुख्यमंत्री है जो मुख्यमंत्री रह चुका है। शरद पवार महाराष्ट्र की राजनीति के बहुत ही सीनियर और वरिष्ठ नेता हैं। लगभग वो सब लोगों के लिए पिता समान और बड़े भाई समान है शरद पवार। सीनियर मोस्ट, उनसे ज्यादा वरिष्ठ तो कोई है नहीं। हुँ, उसके बाद में वो थोड़ा राजनीतिक संकट के भी शिकार हैं इस वक्त। उनकी पार्टी हार गई है। उनका भतीजा जो उसके उनके मुकाबले दबा हुआ था, वो बड़ा नेता बन गया है उनके मुकाबले। तो ऐसी हुँ, स्थिति में अगर जो एक पूर्व मुख्यमंत्री और मौजूदा उप मुख्यमंत्री और एक ऐसा व्यक्ति जो कि दरअसल फडणवीस के खिलाफ खड़ा हुआ है सत्ता की राजनीति में, वो उनको अपने किसी कार्यक्रम में बुलाता है और आग्रह करता है कि आप मैं आपके हाथ से सम्मानित होना चाहता हूं, तो अकलमंदी तो सही यही बात है। होगी, शरद पवार उसको सम्मानित कर दें जाके। हुँ, ठीक बात। आप सोचिए, मैं जो बात कह रहा हूं उसको सोचिए।
अकलमंदी इसमें इसमें थोड़ा अकलमंदी होगी, नहीं हम नहीं आते आपके कार्यक्रम में, हम तो अलग मोर्चे में, आप अलग मोर्चे में, मुंह फुला के बैठ जाएं। मुंह फुला के बैठ जाएं। अकलमंदी तो मेरे ख्याल से तो शरद पवार ने जो कदम उठाया वो कदम ज्यादा बुद्धिमानी का कदम है, उसके पीछे राजनीतिक समझदारी ज्यादा है, बजाय इसके कि वो ये शिकायतें जो करते फिर रहे हैं इधर-उधर, इनकी राजनीतिक समझदारी ज्यादा नहीं है इसके पीछे। हाँ, ठीक है, वो कुछ उद्धव ठाकरे थोड़े गुटजोर सेंसिटिव भी है। पिछले दिनों में समाजवादी पार्टी और उद्धव गुट अरे में भाई, भी एकनाथ तकरार हो शिंदे की गई। वजह से उनकी सरकार टूटी वगैरह, तो उस मामले में वो काफी नाजुक हाँ, मिजाज हो गए, स्वाभाविक हाँ, ही है। लेकिन अब सवाल ये, राजनीति जो है ना, राजनीति तो अपनी गति से चलेगी। वो आप अगर मान लीजिए इस एक किसी खास मामले पे आपकी आपकी तुनक मिजाजी का राजनीति, उसके हिसाब से तो राजनीति नहीं चलेगी ना। और हाँ, शरद सही पवार बात है। आपकी मर्जी से थोड़ा ना आप अपनी राजनीति तय करेंगे। ठीक बात है, जो उन्हें करना है करना, वो करेंगे ही करेंगे। नहीं, मुझे लगता ये है कि मुझे, अगर हम जो उन्होंने किया उसकी हम समीक्षा करें, तो मुझे लगता है कि उनका काम ज्यादा अकलमंदीपूर्ण है। हाँ, सही बात है। बिहार को लेके बड़ा फोकस है। आदित्य ठाकरे ने कहा कि भाई इंडिया गठबंधन मजबूत रहना चाहिए, ईमानदारी से चुनाव नहीं होते हैं, बेईमानी का ज़िक्र किया। ये सब बातें कि बिहार को लेके ज़्यादा सेंसिटिव हैं। अभी से बिहार के चुनाव की गोटियाँ बिछने लगी हैं। देखिए, अब तो इस पूरी साल में एक ही चुनाव होना बाकी है, और वो बिहार का चुनाव है। वो बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है, क्योंकि आपको याद होगा कि 2015 में जब भारतीय जनता पार्टी दिल्ली का चुनाव भी बुरी तरह हार गई थी और बिहार का चुनाव भी बुरी तरह हार गई थी, तो नरेंद्र मोदी के नेतृत्व पर सवालिया निशान लग गया था। इस बार उन्होंने 2025 में उन्होंने दिल्ली का चुनाव जीत लिया, तो एक बाधा तो उन्होंने पार कर ली। दूसरी सबसे बड़ी बाधा है जो साल के अंत में बिहार का चुनाव होने वाला है। बिहार का चुनाव जीतना उन्हें दिल्ली के चुनाव जीतने से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। हाँ, सबसे बड़ा तो बड़ा हाँ, क्योंकि राज्य है। बिहार बहुत बड़ी चीज है, हुँ, और बिहार में ज्यादा पेचीदगियां हैं। हुँ, बिहार में पेचीदगियां बहुत ज्यादा हैं। नीतीश कुमार एक इस तरह की हस्ती हैं, इस तरह की शख्सियत हैं, कि वो आपको कितने भी नापसंद हो, फिर भी आप उनके साथ रहने के लिए मजबूर हैं। हुँ, भाजपा में कोई नीतीश कुमार को पसंद नहीं करता, फिर हुँ, भी उनको नेता मानना पड़ता है, उनको तरजीह देनी पड़ती है, उनको मुख्यमंत्री बनाना पड़ता है। वो एक अजीब सी परिस्थिति है वहां बिहार के अंदर। तो उसमें हुँ, हमेशा ही एनडीए के अंदर एक असहजता रहती है एक दूसरे के प्रति। हुँ, सारे बीजेपी वालों का मन है कि आज तुरंत दौड़ के जाएं, नीतीश कुमार को कुर्सी से खींच के नीचे दे मारें। सब चाहते हैं ये, हाँ, हाँ, लेकिन कोई ये करने की स्थिति में है नहीं। तो मन ही मन हुँ, सब लोग कुड़ते रहते हैं। अच्छा, उनको समझ लगता रहा हूँ। है कि जिस दिन नीतीश कुमार हमसे नाराज हो गए और जाके अगर तेजस्वी के साथ खड़े हो गए, तो उसी दिन ये चुनाव हार जाएंगे। उनके हुँ, 16% वोट जो है वो तेजस्वी के साथ जैसी मिले, वैसी पता लगा भाजपा चारों खाने चित। तो 16% का जो खेल है वो उससे संभल नहीं रहा है किसी से। अच्छा, ये बीच-बीच में जो जहां तक सवाल इस बात का है कि चुनाव बेईमानी से हो रहे हैं, वोटर लिस्टों में बहुत फेरबदल हो रहा है, चुनाव आयोग ठीक से काम नहीं कर रहा है, और बिहार चुनाव में भी यही सब होगा। तो बिहार इस वक्त फरवरी चल रही है, यानी फरवरी का महीना अभी आधा भी खत्म नहीं हुआ है। इसके बाद में बहुत कई महीने बाकी हैं बिहार के चुनाव में। अगर विपक्ष सारे देश में घूम घूम कर इस सवाल को मुद्दा बनाए कि चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष होने चाहिए, चुनाव आयोग को स्वतंत्र और निष्पक्ष होना चाहिए, वो भाजपा के हाथ में बिका हुआ चुनाव आयोग नहीं होना चाहिए। अगर सारे देश में घूम के मुद्दा बनाए, इसका दबाव बनाए बुरी तरीके से, तो फिर चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष करने के लिए चुनाव आयोग मजबूर हो सकता है। इसके लिए आपको जम के राजनीति करनी होगी। इस मुद्दे के इर्द गिर्द विपक्ष की एकता कायम करनी होगी, आंखें खुली रखनी होंगी तेजस्वी यादव को, जो कि भाजपा के खिलाफ सबसे बड़ी ताकत है वहां पर, हुँ, कि भाई वोटर लिस्टों में हेर फेर कहाँ किया जा रहा है, क्या नाटकबाजी चल रही है, ये सब बातें पता होनी चाहिए। जैसे आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में किया। अब आम आदमी पार्टी इस वक्त ये आरोप नहीं लगा रही कि वोटर लिस्टों की हेर फेर के कारण हम हार गए चुनाव, हाँ, ये आरोप क्योंकि नहीं उसको लगाया। पता है कि उसने उसको रोक दिया था। वो पता है उसने रोक दिया था उसको, वो चुनाव दूसरे हुँ, कारणों से हारी है। हुँ, तो ये इस वक्त गेंद जो है वो तेजस्वी यादव के पाले में है, कांग्रेस के पाले में है, और उन उन शक्तियों के पाले में है जो कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वहां पर खड़ी हुई हैं। इसके लिए उन्हें बाकायदा योजनाबद्ध तरीके से प्रतिबद्ध होकर राजनीति करनी होगी। हाँ, ठीक बात है। और वो यही तो वो लग रहा है कि चारा फेंक रहे हैं नीतीश कुमार को कि तुम हमारी हम्म, तरफ आ जाओ, तुम हमारी तरफ आ जाओ।
जबकि नीतीश कुमार के बारे में इतना देखिए, कहा आज जाता की है कि तारीख में तो मुझे नहीं लगता कि नीतीश कुमार एनडीए छोड़ के जाएँगे, बशर्ते एनडीए ही उन्हें धक्का ना दे। एनडीए अगर क्यों एनडीए धकेलेगा? वही तो कह रहे हैं, एनडीए क्यों धकेलाएगा? इस विधानसभा चुनाव में तो नहीं धकेलने वाला है। हाँ, इसके उनको पता है कि देखिए, अगले चुनाव तक जब तक भारतीय जनता पार्टी को ये विश्वास नहीं हो जाएगा कि एनडीए छोड़ने पर नीतीश कुमार के वोट घट के 5% रह जाएँगे। जिस दिन उसे ये विश्वास हो गया कि एनडीए से अगर हम निकाल देंगे तो ये 5-6% से ज़्यादा वोट नहीं खींच पाएँगे, उस दिन निकाल दिया जाएगा उनको। कोई दुनिया की सबसे खूबसूरत आदमी तो है नहीं, जिनकी खूबसूरती के आकर्षण में उनको रखा जाए एनडीए में। सही बात। हुँ। जब तक चले अब बीच में तो ये भी होता है उनकी मेमोरी चली गई है, मेमोरी बहुत कम हो गई है उनकी, वो भूल जाते हैं, मेरा मानना है कि राजनीतिक रूप से पूरी तरह सतर्क हैं। सतर्क है ना, वो ये सब मुझे भी बातें जो प्रचार किया जाता है वो सब है। मुझे लगता नहीं कि राजनीतिक रूप से उन्होंने पिछले 1 मतलब लोकसभा चुनाव से लेके अब तक एक भी गलत कदम नहीं उठाया है और हर हाँ। कदम में उनको फ़ायदा हुआ है। नीतीश हुँ, कुमार बिहार के इस वक़्त सबसे ज़्यादा फ़ायदे में रहने वाले नेता हैं। सबसे ज़्यादा हुँ, फ़ायदे में है इस वक़्त। उनकी जो हुँ, वोटों के लिहाज से उनकी हैसियत है, उससे ज़्यादा फ़ायदा उनको मिला हुआ है। इस व्यक्ति के हुँ। पास 16% वोट है, वो लगातार मुख्यमंत्री बना हुआ है, उसके पास देखिए कितने सांसद हैं। बिल्कुल वो हर तरह से फ़ायदे में है। आप खूब कहते रहिए कि साहब वो बूढ़े हो गए हैं, बीमार हो गए हैं, ये कुछ नहीं फ़र्क पड़ता। सबसे ज़्यादा अच्छा फ़ायदे में वही है। ये बातें भी हैं? क्या जानबूझ के कहीं प्रचारित कराई जाती हैं कि वो बीमार हैं, बिल्कुल, भूल बिल्कुल। देखिए इन बातों को कहने से होता क्या है? जब नीतीश कुमार के भाजपा में सबसे बड़े एलाई, सबसे बड़े दोस्त नरेंद्र मोदी हैं। हुँ, नीतीश कुमार भाजपा की मजबूरी इसलिए बने हुए हैं क्योंकि नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि वो भाजपा की मजबूरी बने रहें। हुँ। जिस दिन नरेंद्र मोदी चाहना बंद कर देंगे, उस दिन नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के साथ चले जाएँगे। सही बात है ये और ये अभी तो फिलहाल सबसे तो बड़े थोड़ा एलाई वो है। हुँ। तो थोड़ा ही है, नीतीश बिल्कुल ठीक कुमार भी बात। जानते हैं इसीलिए पैर छूने झपटते हैं उनके वो। वो स्टाइल बहुत अच्छा लगता है, लपक के पैर छूते हैं, वो स्टाइल हाँ, बहुत अच्छा होता वो इसीलिए वो लोग कहते हैं भाई ये क्या कर रहे हैं? नीतीश कुमार जानते हैं इसी बंदे की वजह से मैं एनडीए में हूँ और मुख्यमंत्री बना हुआ हूँ। है। वक़्त देखिए कभी चेक वापस कर दिया था, क्या मैं ऐसे आदमी का चेक नहीं ले हाँ, सकते हाँ, खिलाफ वो तो हाँ, और नहीं आज तो की उन्होंने तारीख उन्होंने लालू के साथ मिलके धूल भी चटाई भाजपा को, ऐसी बात नहीं। हाँ, हाँ। वक़्त होता है राजनीति में भरोसा नहीं है कि कब कौन दोस्त हो जाए और कब कौन दुश्मन हो जाए। जी, जी। बहुत-बहुत शुक्रिया अभय जी आपने समय दिया, थैंक यू सर। ये थे अभय दुबे जी और पूरी बातचीत सुन के आपको अच्छा लगा होगा, आपकी प्यार भरे कमेंट का मुझे इंतज़ार है। ज़रूर कीजिएगा, शुक्रिया, थैंक यू।